अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पे। तो सबसे पहले तो आपको पता हो कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसके आपके प्रोफेशनल एग्ज़ाम में वेटेज कितनी है। तो वेटेज के हवाले से अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल एग्ज़ाम में इसका एक एससीक्यू आएगा और ऑलमोस्ट 4 to 5 एमसीक्यूज आएंगे, मेकिंग अ टोटल ऑफ ऑलमोस्ट 9 मार्क्स। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना आपको उसका वेटेज के बारे में पता हो कि वो उसकी प्रोफेशनल एग्ज़ाम में वेटेज क्या है, फिर उसी हवाले से उसको उतनी इंपॉर्टेंस दे के हमने तैयार करना है। और सबसे पहले तो आपको जैसे पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये हमारे पास बायोकेमिस्ट्री के बल्कि सारे ही जितने भी टॉपिक्स हैं ये बहुत स्कैटर्ड लिखे हुए हैं, ये एक बुक से आपके कवर नहीं होते। कुछ पार्ट आपको सत्या से करना पड़ेगा, कुछ लिपन से, इसके अलावा वेरियस मुश्ताक हैं, जितनी भी बुक्स हैं उन सब से आपको सम पार्ट इसका एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो इसका बेटर वे यही है कि जो मेजर आपका होगा, जैसे अब कार्बोहाइड्रेट्स है तो मेजरली आपको सत्या से कवर करने हैं। इसके साथ जो पार्ट आपको मुख्तलिफ बुक से कवर करना है वो आप इसके साथ ही मेंशन कर लें, ठीक है, जैसे कि मैंने किया हुआ है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुश्ताक का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को। इसके साथ हमें कुछ पार्ट इसका लिपिन कोड से लेना पड़ेगा। तो सत्या के अलावा जो लिपिन कोड से हमें टॉपिक्स करने पड़ेंगे वो लैक्टोज इंटॉलरेंस, गैग्स जो ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन्स हैं, ये आपको लिपिन कोड से करना पड़ेगा। इसके अलावा म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस के सिंड्रोम्स हैं, हलर हंटर सिंड्रोम्स वो, और ग्लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटीग्लाइकेन्स का जो डिफरेंस है वो हमें लिपिन कोड से करना पड़ेगा, ठीक है। ये टॉपिक्स आप इसी तरह मेंशन कर सकते हैं अपनी बुक्स पे, ठीक है। इसके अलावा मुश्ताक से आइसोमेरिज्म कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें मुश्ताक में लिखी इसमें भी हुई है लेकिन उसमें प्रिसाइज वे में लिखी हुई है, तो वो हम मुश्ताक से करेंगे, ठीक है। तो सत्या वाला देखते हैं सबसे पहले कि क्या है इसमें। सबसे पहले आते हैं कि कार्ब्स का आपको पता हो कि कार्ब्स क्या हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स हैं, ठीक है, ये आपसे वाइवा में कोई पूछ सकता है, रिटर्न में तो नहीं आने वाला, ठीक है। और जो कार्ब्स की स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्लाइकोम क्या होता है और ग्लाइकोमिक्स क्या होता है। जो हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर शुगर्स होती है उसका जो स्पेक्ट्रम होगा ना उसको हम कहेंगे ग्लाइकोम, और ग्लाइकोम की स्टडी को हम कहते हैं ग्लाइकोमिक्स। तो ये 2-3 डिफरेंट टर्म्स हैं, ये वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते है लेकिन रिटर्न में नहीं आने वाला, ठीक है। उसके अलावा फंक्शंस ऑफ कार्ब्स पता हो, रीड एक दफ़ा अपने तौर पे दे दें कि क्या डाइटरी सोर्स है हमारे पास, ठीक है, प्रिकर्सर्स हैं फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस पर एग्जिस्ट करते हैं एज ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। इसके अलावा स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, तो ये थोड़ा बहुत आपको पता हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन जो है कार्बोहाइड्रेट्स की ये इंपॉर्टेंट है फॉर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें क्या है, कार्ब्स को हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स के हमारे पास सिंपलेस्ट शुगर होती हैं, इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता और इनका जनरल फार्मूला आपको पता हो कि CnH2n है, जिसमें क्या बता रहा है कि इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो वही है जो वाटर के अंदर होती है, और कार्बन की अलग होगी, डबल होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमने इसमें फॉर्मूला आपको पता हो। उसके बाद अब एमसीक्यूज में किस तरह से वो पूछता है कि आपको ये पता हो कि इसमें ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस वगैरह होते हैं, और अब पूछ लेगा आपसे कि 4th कार्बन कीटोन को क्या कहते हैं, तो इरिथ्रोलोज कहते हैं, ठीक है। 3 कार्बन एल्डिहाइड को क्या कहेंगे या एल्डोज को क्या कहेंगे, तो ग्लिसर एल्डिहाइड है, ठीक है। इस तरह के मतलब एमसीक्यूज में आ सकता है, तो ये आपने एक रीड दे देनी है, इसको क्रैम करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ओलिगो में आपको पता है कि जब ये हाइड्रोलाइज होते हैं तो 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स उन्हें देते हैं, और इसके आगे फर्दर डाइसेक्राइड्स होते हैं, ट्राइसेक्राइड्स होते हैं, इस बारे में आपको थोड़ी बहुत पता हो, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स के हमें पता है टेस्टलेस शुगर होती हैं और इनका मोलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, वाटर में इनसोल्युबल होती हैं। ये थोड़े बहुत जनरल फीचर्स आपको सब क्लासेस के बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो, ठीक है। और इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं होमोपॉलीसेक्राइड्स और हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। अब होमो क्या है कि जो हाइड्रोलिसिस पे एक तरह के यूनिट्स देंगे, सब यूनिट्स मोनोसेक्राइड देंगे। फॉर एग्जांपल स्टार्च है, तो जब स्टार्च हाइड्रोलाइज होगी तो वो ग्लूकोज के सब यूनिट्स देगी, तो वो एक होमोपॉलीसेक्राइड है। इसके अलावा हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स होते हैं जो मिक्सचर ऑफ मोनोसेक्राइड देते हैं अपॉन हाइड्रोलिसिस, तो वो हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे कि क्या कहते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें, तो इधर से एज सच करने वाला तो कुछ नहीं है, आइसोमेरिज्म है, ये मुश्ताक से करने वाली है। इसकी आई विल ट्राई कि एक सेपरेट वीडियो बना दूँ इस टॉपिक और उसको एक्सप्लेन कर दूँ अच्छे से, इंशाल्लाह वो आपका उधर से कवर हो जाएगा, यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इसका। एसिमेट्रिक कार्बन, सबसे पहले तो आपको पता हो कि एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है। एसिमेट्रिक कार्बन, कार्बन आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है,
4 वैलेंसी होती है, यानी इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं। तो अगर तो चारों जो अटैच होने वाले ग्रुप्स हैं वो सारे डिफरेंट हो, फॉर एग्जांपल एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा है, एक तरफ हाइड्रोजन लगा है, ऑक्सीजन लगा है, या कोई कार्बन ग्रुप लगा है, अगर तो चारों ग्रुप्स डिफरेंट है अराउंड कार्बन, तो उस कार्बन को हम कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ठीक है, तो अब क्या कहता है कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर एसिमेट्रिक कार्बन कितने होते हैं? 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं। तो वो हमसे प्रूफ में पूछता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज, तो वो अब हमने किस तरह से डिटरमिन करने हैं। किसी भी कंपाउंड के आइसोमर्स को मेजर करने का जो तरीका है वो क्या है? फॉर्मूला उसका क्या है? 2 की पावर n। n क्या है? n इसमें नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो अब ग्लूकोज में अभी हमने पढ़ा कि 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स होते हैं, तो अगर हम 2 की पावर 4 लिखें तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, तो 8 ये हमारे पास 16 एसिमेट्रिक आइसोमर्स आगे ग्लूकोज के। तो यही वो आपसे यहाँ ये पूछ सकता है कि नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन बता दें ग्लूकोज में कितने होते हैं, या फिर आइसोमर्स पूछ लेगा कितने होते हैं, तो देर आर 16 आइसोमर्स होते हैं ग्लूकोज के। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास मोनोसेक्राइड्स की और डाइसेक्राइड्स की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो कार्ब्स के अंदर जो है मोनोसेक्राइड्स या डाइसेक्राइड्स किसी की भी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें वो मेनली अगर आपने करना है तो करने तो सारे चाहिए, क्योंकि आ कोई भी सकता है, लेकिन ज़्यादा जो आए हुए हैं यूएचएस में या मुख्तलिफ एग्जाम्स के अंदर वो ज़्यादा पेंटोसिस के बारे में, हेक्सोसिस और डाइसेक्राइड्स के बारे में पूछ लेता है। इनमें से कोई सा भी दे देगा, फॉर एग्जांपल कहेगा ये बाज़ का तो इस तरह से कह देता है कि राइट पेंटोसिस और फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, उसमें आपको नेम्स लिखने पड़ेंगे और उनकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस साथ लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये अक्रेंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप छोड़ दें चाहे। ठीक है, इसमें आपने मेनली अब बताने के जैसे राइबोस है तो जी आरएनए का कंपोनेंट बनाता है, डीऑक्सीराइबोस है तो डीएनए का बनाता है, राइबोलोज है तो हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट में इन्वॉल्व होता है। इस तरह से आपने इनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस याद करनी है। ठीक है, मेनली आपको पेंटोसिस का, हेक्सोसिस का और डाइसेक्राइड्स का पता होना चाहिए। अब जैसे डाइसेक्राइड्स में लैक्टोज था, तो ये अब हमारे एग्जाम में आया था, उसने कहा था कि इन फॉलोइंग कंपाउंड्स की ना बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस लिखें, तो उसमें उसने लैक्टोज का पूछा हुआ था। तो उसमें आपने ये बता देना कि इसमें मिल्क शुगर कहते हैं, अगर लिंकेज है आगे हम फर्दर पढ़ेंगे लिंकेज है तो उसके बारे में बता देना है, और इसके अलावा उसकी इंपॉर्टेंस बता देनी, जैसे ये ब्रेस्ट फीड इन्फेंट्स को कार्बोहाइड्रेट सोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसकी हाइड्रोलिसिस करता है कि एंजाइम लैक्टेज, अगर उस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए ना तो एक सिंड्रोम होता है जिसको हम कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, अब लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है कि कोई भी मिल्क की प्रोडक्ट हम लेंगे तो उसके बाद हमारे पास डायरिया हो जाएगा या फ्लोटिसेंस, फ्लोटिसेंस कहते हैं कि पेट में गैस टाइप जो हो जाता है ना, गैस हो जाना, उसको कहते हैं फ्लोटिसेंस। तो इस तरह की सिम्टम्स या एब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ जाएंगे, इस तरह की सिम्टम्स अपेयर होंगी, उसको हम कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो ये आपसे 1 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर पेपर में या वाइवा में आपसे पूछ सकता है, तो आपको इसका पता हो कि लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास आइसोमेरिज्म इन मोनोसेक्राइड्स। वैसे तो मैं इसको एक आपको सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा इसकी टाइप्स, लेकिन इधर आपको कम से कम टाइप्स का नाम पता होना चाहिए कि आइसोमर्स किस तरह के होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर इनैंशियोमर्स होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, एपीमर्स होते हैं, और इसके अलावा एनोमर्स होते हैं। ये 5 टाइप्स होती हैं, सब टाइप्स होती हैं आइसोमर्स की इन मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, होते क्या हैं ये आपको मैं मुश्ताक वाला सेपरेट एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यहाँ से जो आपको करना है, अब हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर सबसे पहले तो आपको पता हो कि वो कंपाउंड शो करते हैं जिनके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो। ठीक है, अब क्या है कि किसी भी कंपाउंड के ऊपर अगर लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट पड़ी है, अगर तो वो स्लाइड को रोटेट कर देंगे टू दी राइट साइड, तो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इनको डिनोट करते हैं डी पॉजिटिव से, स्मॉल डी से। ठीक है, और अगर वो लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देंगे तो उनको हम कहते हैं लिवर रोटेटरी, और इसको हम इंडिकेट करते हैं एल नेगेटिव से। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड फ्रुक्टोज इज लिवर रोटेटरी, आपको पता, और इनको इंडिकेट याद रखना स्मॉल डी और स्मॉल एल से करते हैं, क्योंकि हमारे पास कैपिटल एल और कैपिटल डी जो है ये सेपरेट चीज़ें हैं, ये इनएंशियोमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होते हैं। ठीक है, अब क्या कहता है कि अगर एक मिक्सचर के अंदर डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवर रोटेटरी जो कंपाउंड्स हैं इनकी अमाउंट इक्विलिब्रियम में हो, इक्वल कंसंट्रेशन में हो, तो उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, इसका पता हो क्या है। ठीक है, आगे एपीमर्स भी हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे क्या होते हैं। फिलहाल आपको यहाँ से जो पता हो, एग्जांपल्स पता हो कि C4 एपीमर्स क्या होते हैं एंड C2 एपीमर्स होते हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पूछ लेगा कि ग्लूकोज एंड गलैक्टोज आर मतलब एपीमर्स कौन से हैं, हम नीचे ऑप्शन दे देगा C2 एपीमर्स, C3 एपीमर्स, C4 एपीमर्स।
तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज C4 एपीमर्स होंगे, ठीक है। इस तरह ग्लूकोज एंड मैनोज का दे देगा कौन से एपीमर्स हैं, C2 एपीमर्स हैं। यहाँ पे इस तरह से दे सकता है कि इनमें से कौन सा पेयर है जो C2 एपीमर्स को इंडिकेट कर रहा है, तो उसमें 4 वेरियस ऑप्शंस होंगे, तो ग्लूकोज एंड मैनोज वाला जो पेयर होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। और ये जो एपीमर्स होते हैं, इन इस रिएक्शन को जो कैटेलाइज करवाते हैं एंजाइम, उसको कहते हैं एपीमेरेज, ठीक है, ये पता हो। और डाई स्टीरियोआइसोमर्स क्या होते हैं, जो एनेंटियोमर्स होते हैं ना, दीज आर एक्चुअली मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो ऐसे कंपाउंड जो मिरर इमेज ना हो ईच अदर के, उसको हम कहते हैं डाई स्टीरियोआइसोमर्स, ठीक है। इसका वैसे ही बस पता हो, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। उसके बाद है हमारे पास ये, आपको पता है कि अगर हम ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है, उसको हम अगर हाइड्रोलाइज करें, वाटर सोल्यूशन में डालें, तो उनकी साइक्लिक फॉर्म या रिंग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, तो उनके कुछ स्पेसिफिक नाम है। अगर ग्लूकोज का हो साइक्लिक तो उसको हम कहते हैं ग्लूकोपायरानोज, और अगर राइबोज का हो तो राइबोफ्यूरानोज, ठीक है। बस इस हद तक पता हो इधर से, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना कुछ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन अब क्या है, हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज भी है और बीटा डी ग्लूकोज भी है, कंटेंट है, ठीक है। उसका कहते हैं इंटर कन्वर्जन। अगर हम एक सोल्यूशन लेते हैं, उसमें अगर हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दें, तो उसमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में इंटर कन्वर्ट होंगे, तो वो जो प्रोसेस है ना, उसको हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन का, ठीक है। इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज का, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज़ पता हो कि ये, अब उसने इक्वेशन से उसको एक्सप्लेन किया कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, उसमें ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं। अब एक एमसीक्यूज यहाँ से बन सकता है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर है ये डी ग्लूकोज का, तो उसमें किसका कंटेंट ज़्यादा होगा, बीटा एनोमर का या अल्फा एनोमर का, तो उसमें बीटा एनोमर का कंटेंट ज़्यादा होगा। ये देखें 63% उसने ऑलमोस्ट लिखा हुआ है कि बीटा एनोमर होगा, और 36% अल्फा एनोमर होगा। तो आपको कम से कम ये पता हो कि बीटा एनोमर का जो कंटेंट है वो हमारे पास ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अल्फा एनोमर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाए, यहाँ से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास टोटमराइजेशन और ऑल्सो कॉल्ड इनोलाइजेशन, ठीक है। टोटमराइजेशन क्या होता है कि हमारे पास प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन कार्बन टू एन अदर कार्बन, कि एक हमारे पास कंपाउंड है, उधर से हाइड्रोजन एटम हमने शिफ्ट करना है टुवर्ड्स दी कार्बन एटम, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम टोटमराइजेशन भी कहते हैं और यहाँ इनोलाइजेशन भी कहते हैं। ये बस डेफिनेशन पता हो कि क्या चीज़ है ये। नेक्स्ट है हमारे पास एनाडायोल्स। तो एनाडायोल्स क्या होते हैं, एनाडायोल्स हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारे पास कोई भी मोनोसेक्राइड्स हैं, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स हैं या डाइसेक्राइड्स हैं, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है एंड मैनोज है, ठीक है। इन तीनों से एक कॉमन इंटरमीडिएट बनता है। आपको स्ट्रक्चर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है कि एनाडायोल्स क्या हैं, तो हमने क्या बताना है कि फॉर्मेशन ऑफ अ कॉमन इंटरमीडिएट फ्रॉम डी ग्लूकोज, डी फ्रुक्टोज एंड डी मैनोज, और इसकी एक कंडीशन है कि व्हेन केप्ट इन एन अल्कलाइन सोल्यूशन, अल्कलाइन सोल्यूशन में हम रखेंगे तो इन तीनों कंपाउंड से एक कॉमन इंटरमीडिएट बनेगा, उसको हम कहते हैं एनाडायोल। इसकी इंपॉर्टेंस पूछ सकता है क्या है तो दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। ये आपको पता हो, आगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज आप इतना नहीं है, वो वही है कि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप हो, कीटो ग्रुप हो, लेकिन ऐसे चीज़ें से कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास अ बिट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए आपको एक रूल पता हो कि सबसे पहले कोई भी अल्केन्स है, अल्केन्स की ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास अल्कोहल बनेगी, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड ग्रुप बनता है और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनता है। ये एफएससी का आपका पुराना केमिस्ट्री का रूल है, ठीक है। अब हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, तो अगर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप की ऑक्सीडेशन हो, अभी मैंने बताया कि एल्डिहाइड ग्रुप की ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो वही कहते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, किसके एल्डिहाइड ग्रुप की बात करें, ग्लूकोज की, कंसीडरिंग ग्लूकोज, यानी अगर हम ग्लूकोज लें और उसके एल्डिहाइड ग्रुप की ऑक्सीडेशन हो तो ग्लूक्रोनिक एसिड बनेगा, और अगर अल्कोहल ग्रुप की हो तो ग्लूक्रोनिक एसिड बनता है। ये कंपाउंड्स के नाम पता हो एज सच, बाकी इसमें कुछ नहीं पता पढ़ना आपने। रिडक्शन पे आ जाए, रिडक्शन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आप क्या दे देता है, सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि ग्लूकोज का रिड्यूसिंग प्रोडक्ट बताएं क्या है, तो ग्लूकोज की रिडक्शन से सॉर्बिटॉल बनता है। इसी तरह सबका डल्सिटॉल, मैनिटॉल, फ्रुक्टोज का पूछ लेगा तो ये कंपाउंड अब वो यही दे देता है कि ग्लूकोज, राइबोज, ये कंपाउंड दे देगा, कहेगा इनका रिड्यूसिंग प्रोडक्ट लिखें और इनकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस बताएं, जैसे आपने पीछे भी पढ़ी। तो अब यहाँ पे सॉर्बिटॉल की या डल्सिटॉल की हमारे पास बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हमारे पास व्हेन एक्यूमुलेट इन लार्ज अमाउंट, तो ये क्या करते हैं, स्वेलिंग ऑफ सेल्स करते हैं। इसके अलावा पैथोलॉजिकल कंडीशंस कोज करते हैं, फॉर एग्जांपल कैटरेक्ट।
कैटरेक्ट क्या होता है? आपने सुना होगा सफ़ेद मोतिया बन जाते हैं, आई डिजीज़ आप समझ लें एक है, कैटरेक्ट बन जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, ठीक है। इस तरह मैनीटोल का पूछ लेगा, मैनीटोल की तो इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि क्या बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस है। तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है इंट्राक्रैनियल टेंशन को बाय इंक्रीज्ड यूरिनरी आउटपुट और फोर्स्ड डायूरेसिस, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे करना है, इनके कंपाउंड्स के नेम करने हैं, रिडक्शन से क्या बनेगा और उनकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस करनी है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ऐसे जिसने टेस्ट लिखे हुए हैं तो ये हमसे कोई भी नहीं अभी पूछेगा, इसको अभी छोड़ दें, प्रैक्टिकल वर्क है, ये प्रैक्टिकल में ही देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता हो एमसीक्यूज के स्पर्म को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्पर्म की मूवमेंट इन यूट्रस, उसके लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो पूछ सकता है ग्लूकोज करता है, फ्रुक्टोज करता है कौन, तो वो फ्रुक्टोज प्रोवाइड करेगा, इस चीज़ का आपको पता हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए ओसाजोन फॉर्मेशन। वैसे तो ये ओसाजोन भी प्रैक्टिकल ही है लेकिन ये पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो ये बनते किस तरह से हैं कि फिनाइल हाइड्रोजीन को हम एसिटिक एसिड के अंदर डालेंगे और बॉयल करेंगे विद रिड्यूसिंग शुगर्स। इस कंडीशन को आपने याद रखना है, क्या है, रिड्यूसिंग शुगर्स, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो हमारे पास कंपाउंड बनेंगे ओसाजोन। ओसाजोन क्या होते हैं, क्रिस्टल्स बन जाते हैं जब हम किसी भी बॉइलिंग वाटर बाथ में दो इन दोनों कंपाउंड्स को मिलाने के बाद रखेंगे, ठीक है। अब वो क्या है, रिड्यूसिंग शुगर प्रोवाइड्स करेंगे। अब उसने नीचे लिखा हुआ है कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज है वो यानी मोनोसेक्राइड जो है वो नीडल शेप क्रिस्टल प्रोवाइड करेंगे, माल्टोज है तो वो सनफ्लावर शेप, लैक्टोज है पाउडर पफ, इस तरह का पता। अब वो पेपर में पूछ लेता है कि सुक्रोज प्रोवाइड करेगा ओसाजोन, तो सुक्रोज सबसे पहले तो आपको पता हो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, वो नहीं बनाता ओसाजोन। तो पूछ लेगा क्यों नहीं बनाता, क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, उसके अंदर फ्री एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप है ही नहीं जिसने रिड्यूस होना है, तो इस वजह से हमारे पास वो ओसाजोन नहीं बनाएगा। नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स हमारे पास कार्ब्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब ग्लाइकोसाइड्स क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि दो कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान एक बॉन्ड होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो अब जिस कंपाउंड्स के दरमियान बनता है ना उस रिजल्टिंग कंपाउंड को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइड, ठीक है। अब क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइड जो बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये हमारे पास दो कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान भी बन सकता है कि इनके दरमियान हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑफ वन कार्बोहाइड्रेट रिएक्ट्स विद द हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑफ एन अदर कार्बोहाइड्रेट, यानी दोनों के हाइड्रोक्सल ग्रुप के दरमियान, दोनों कार्ब्स के दरमियान भी, या फिर एक नॉन कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल मिथाइल अल्कोहल फिनॉल वगैरह, तो उन दोनों के दरमियान भी हो सकता है। अगर तो ये नॉन कार्बोहाइड्रेट मोइटी है, अगर प्रेजेंट है, तो इसको हम कहते हैं एग्लाइकोन, ठीक है, ये आपने याद रखना है, और उस रिजल्टिंग कंपाउंड को ग्लाइकोसाइड्स कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड्स, ये प्रूफ में पूछे जा चुके हैं, तो इसको आपने ध्यान से करना है, एमसीक्यूज के लिए भी, एससीक्यू के लिए भी आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमारी बुक में जो लिखे हैं वो 5 हैं, ग्लूकोवेनिलीन, कार्डिक ग्लाइकोसाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओवाबेन एंड फ्लोराइजिन। इसको याद रखने का आसान तरीका है जीसी सोप, ठीक है, ये निमोनिक से आप याद रख सकते हैं, ग्लूकोवेनिलीन, कार्डिक ग्लाइकोसाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओवाबेन एंड फ्लोराइजिन। तो इन सब के आपने फंक्शंस याद करने हैं। ग्लूकोवेनिलीन, वेनिलीन वनीला से पता चल रहा है कि इम्पार्ट्स करता है वनीला फ्लेवर टू अ कंपाउंड सब्सटेंस जिसमें ऐड करें। कार्डिक हैं तो ये कार्डिक मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, मेनली कार्डिक मसल्स की ही कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, ठीक है। इसमें डिगोसिन एंटीजीटॉक्सिन होता है, ये पता हो। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करता है, ये हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। ओवाबेन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कि क्या करता है, इनहिबिट करता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को, ठीक है। और फ्लोराइजिन क्या करता है, रीनल डैमेज के अंदर इन्वॉल्व होता है, प्रोड्यूस करता है रीनल डैमेज, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास टेस्ट में आ सकते हैं लेकिन प्रोफेशनल एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ नेम्स पता हो कि शुगर एसिड्स होते हैं, शुगर एल्कोहल्स होते हैं, एल्डिटोल्स होते हैं, माइनर शुगर्स, डीऑक्सी शुगर्स एंड एल एस्कॉर्बिक एसिड, दीज आर वेरियस दी डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। पीछे हमने पढ़े थे ये रिड्यूसिंग प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल राइबिटोल। अब वो एग्जाम में इस तरह से दे देता है, इधर तो आप मैनिटोल वगैरह का लिखा हुआ है, अब वो दे देगा कि इन कंपाउंड्स के रिड्यूसिंग प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आपको दे देता है कि डी राइबोस का रिड्यूसिंग प्रोडक्ट लिखें, तो जी डी राइबिटोल है। अब इसकी इंपॉर्टेंस बताएं, तो इंपॉर्टेंस उसने आगे जाके लिखी कि ये फ्लेविन कोएंजाइम का कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो ये आपने इंपॉर्टेंस यहाँ पे देख लेनी है, ठीक है। आगे नैना क्या है, एन एसिटाइल न्यूरामाइनिक एसिड है, सैलिसाइलिक एसिड इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। डीएनए को डिटेक्ट कौन करता है, फ्यूलगन स्टेन से डिटेक्ट करते हैं। एल एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, विटामिन सी है। ये इतना इस चीज़ तक बस पता हो, ज़्यादा नहीं करना।